नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठगत प्रश्न है ये। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? 13वीं सदी के इतिहासकार फख-ए-मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त शब्द है। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना कितना कठिन क्यों है? मिन्हाज एक इतिहासकार है। मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि रजिया सुल्ताना ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजिया सुल्तान के विचार मिन्हाज सिराज के विपरीत था। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम था। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाए थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से भी बढ़कर मानते थे। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो शराब बेचने और बनाने का काम करते थे, फिरूज अजाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, ये बावर्ची नहीं बावर्ची है, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे पद प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पर गए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की
अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उसके अनुसार सरदार चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। किले की प्राचीर का मतलब ऊंची ऊंची जो दीवारें होती हैं, इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी यानी पशु और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक की जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? दिल्ली में पहल राजधानी स्थापित की थी तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? इब्न बतूता मोरक्को से, जो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को से भारत में आया था। आइए समझें। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। गैरिसन शहर यानी किलेबंद बसाव होता था, किलेबंद बसासत की जाती थी जिसके अंदर सैनिक रहते थे। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित, ये मुफ्ती नहीं मुक्ति है, करें यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। नंबर 1, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। मुक्ति जो है वो उनको कुछ जो है इलाके दिए जाते थे और उन इलाकों के जो है वे सूबेदार या उनके जो है अधीन इलाके दिए जिनसे वो राजस्व इकट्ठा करते थे, उसको मुक्ति कहते थे। उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। उन्हें कोई भी इक्ता यानी इलाका, क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था, अर्थात समय समय पर उनको बदल दिया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित
कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार जो है सैनिक रखे। प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमणों से मजबूत होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। इक्ता होता था क्षेत्र, इलाका, कुछ उनके लिए दे दिया जाता था, लेकिन अब उनको नकद वेतन देना तय किया। नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते थे? हमारी समझ में तवारीख के लेखक जो है आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि तवारीख, वैसे तवारीख जो है तारीख का बहुवचन है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? आज भी महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित, यानी जो सैनिक बसाए जाते थे, किलेबंदी की जाती थी, तो उनकी पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से, जो दोआब एक क्षेत्र है, जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगल कई कारणों से काटे जा रहे हैं। नंबर 1, कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण करने के लिए। नंबर 2, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई की जा रही है। पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इसमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखाचित्र बनाइए। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें देखिए, कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जो है 1199 से 1208 के बीच में इसका जो है निर्माण हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसको जो है 4 मंजिला बनवाया था। उसके बाद फिरोज
शाह तुगलक के समय में इसकी चौथी मंजिल जो है वो उसको हानि पहुंच गई थी। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस पर 2 मंजिल और बनवाई। आज जो है कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं। हौज खास दिल्ली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में बनवाया। तुगलकाबाद का जो किला था उसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया 1321 से 25 की ईस्वी के बीच में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया 1354 में। खिड़की मस्जिद दिल्ली जो है ये मोहम्मद तुगलक ने 1326 में बनवाई। और हम रह रहे हैं हिसार ज़िले में, तो हिसार ज़िले में भी जो है इन सुल्तानों ने निर्माण करवाया था, जैसे कि गुजरी महल है, ये तुगलक जो है वंश के राजाओं द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। झांसी किले का निर्माण है जैसे, तो ये हमारे हरियाणा के अंदर है। तो ये प्रश्न आपने सारे के सारे जो है अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उनको याद भी करना है।